गुड मॉर्निंग बच्चों। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम अपना टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं लाइट से। जब मैंने स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में तुम्हें डिस्कवरी ऑफ एटम के बारे में समझाया था बच्चों, वहां मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझाया था कि जब लाइट के बारे में डिस्कवरी चल रही थी, लाइट के नेचर के बारे में डिस्कवरी चल रही थी, तो सबसे पहले जो अटेम्प्ट दिया था वो क्लार्क मैक्सवेल ने दिया था। उन्होंने ये कहा था कि इसका नेचर जो होता है वो वेव नेचर होता है। हालांकि बाद में फिर प्लांक्स ने बताया था कि पार्टिकल नेचर होता है। उसके बाद एक और थ्योरी आई कि जो लाइट है वो पार्टिकल और वेव नेचर दोनों में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट करते हैं लाइट को बनाने वाले रेडिएशन होते हैं बच्चों। आज उन्हीं की स्टडी करते हैं हम। ध्यान से समझना एक एक चीजों को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों हमें स्टार्ट करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट को बनाने वाले ही होते हैं। ठीक है, अब सुनो जरा ध्यान से। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसका दो तरह का नेचर होता है, एक वेव नेचर होता है और दूसरा पार्टिकल नेचर होता है। मैं यहां लिख देता हूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैव wave nature as well as particle nature, ठीक है, ये बात मैंने बताई थी तुम्हें। चलो, आज जो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले इसके वेव नेचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले जो हेडिंग बना रहा हूं वो बना रहा हूं वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बच्चों सबसे पहली बात, वेव नेचर की बात आती है तो सबसे पहले बात हमारे सामने यही आती कि जो वेव मोशन होता है ये किस तरह का होता है। वेव मोशन किस तरह का होता है बच्चों, जैसे मैं कहीं पे खड़ा हुआ हूं और मेरे सामने है ना बहुत सारा पानी भरा हुआ है। मैंने एक पत्थर उठाया, उस पानी में मैंने फेंका। पानी में जैसे ही वो पत्थर जाके गिरेगा वहां पे वेव्स क्रिएट होगी, और वो जो वेव क्रिएट हो रही है बच्चों उसी को हम बोलते हैं वेव मोशन। कुछ इसी तरह का मोशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का भी होता है जो लाइट को कंसिस्ट करते हैं। चलो बच्चों, मैं सबसे पहले एक डेफिनेशन लिखता हूं वेव मोशन की। देखो क्या है वेव मोशन। The disturbance which arises by vibrating object and travel in a continuous sequence of crust and trough। देखो बच्चों एक बात सुनो ध्यान से। ये जो वेव मोशन होता है ये मेनली वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात तो वेव मोशन किसके कारण आता है। वेव मोशन एक तरह से एक डिस्टरबेंस है जो क्रिएट किया है किसने, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ने। जैसे ही मैंने पत्थर को पानी में गिराया, देखो वहां एक डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ, और वो जो डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है वो ही वेव मोशन है। और वेव मोशन में क्या बनता है, एक कंटिन्यूअस सीक्वेंस बनता है क्रस्ट और ट्रफ का। ठीक है, अभी मैं बताता हूं ये क्रस्ट ट्रफ क्या होते हैं। कंटिन्यूअस सीक्वेंस ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ इज नोन एज वेव मोशन, इसी को बच्चों हम बोलते हैं वेव मोशन। अब देखना जरा समझना, ये वेव मोशन होता किस तरह का। वेव मोशन कुछ इस तरह का होता है बच्चों।
कुछ इस तरह से बनती है वेव। अब देखो जरा ध्यान से समझना है, यहां एक बात कही गई है कि यहां कंटिन्यूस सीक्वेंस होता है क्रस्ट और ट्रफ का। बच्चों ये जो ये वाला हिस्सा है, ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसको बोलते हैं क्रस्ट। ये भी क्रस्ट है, ठीक है, ये भी क्या है, क्रस्ट। और ये जो नीचे वाले हैं इनको बोलते हैं हम ट्रफ। क्या बोलते हैं, ट्रफ। इनको हम बोलते हैं ट्रफ। अभी यहां एक बात सुनना बच्चों, तुम ध्यान से, सारी चीजें समझाता हूं मैं तुम्हें वेव मोशन के बारे में। ये जो वेव बन रही है बच्चों, इसमें यहां से लेके देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक वेव बन गई है। देखो ये जो है ना, ये एक वेव है, इतनी इतनी बच्चों, ये एक वेव है। सेम एज इट इज मैं ये भी कह सकता हूं कि यहां से लेके यहां तक एक वेव बन गई है, ये भी एक वेव है, ठीक है। अगर मैं एक वेव देखना चाहता हूं कि कहां तक एक वेव है, तो बच्चों मैं ये भी कह सकता हूं कि दो एडजेसेंट क्रस्ट के बीच की दूरी एक वेव की दूरी होती है, और इसको हम बोलते हैं वेव लेंथ। क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। या मैं दो एडजेसेंट ट्रफ के बीच की दूरी को भी वेव लेंथ बोल सकता हूं। ये भी क्या बोली जाएगी बच्चों, वेव लेंथ। ठीक है यहां तक की बात, क्योंकि ये यहां से लेके यहां तक एक वेव बनी है और यहां से लेके यहां तक भी ये एक वेव है, तो बच्चों इनके बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, वेव लेंथ, एक वेव की लेंथ। और इस वेव लेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्बडा से। किससे डिनोट करते हैं, लैम्बडा से। अब सुनना आगे की जो बात है वो क्या है बच्चों, ये जो क्रस्ट है इसकी जो ये हाइट है, ये वाली जो हाइट है, इसको ए से डिनोट करते हैं, और बच्चों इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। सेम एज इट इज, ये क्रस्ट की जितनी हाइट होगी ट्रफ की उतनी ही डेप्थ होगी। इसको भी बच्चों हम एम्पलीट्यूड ही बोलते हैं, इसको भी हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे। क्रस्ट की जितनी हाइट होगी ट्रफ की उतनी ही डेप्थ होगी, ये बात हमें ध्यान रखना है, ठीक है यहां तक की बात। एक और बात सुनो बच्चों यहां पे, अब जब वेव बनती है तो एक कंटिन्यूअस सीक्वेंस आने लगता है, किसका, क्रस्ट और ट्रफ का। अब बच्चों मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसिडर कर लिया, मान लो मैंने ये वाला पॉइंट कंसिडर कर लिया। अब इस वाले पॉइंट पे ये थोड़ी ना वेव मोशन कांस्टेंट होता है, वो तो लगातार कंटिन्यूअस होता है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक सेकंड में कितनी वेव पास हो रही है उसको बोलते हैं बच्चों फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। किसी भी वेव की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कैसे निकाली जाती है, एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव पास हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। चलो बच्चों अब सारी चीजें नोट करते हैं, वन बाय वन सबको समझते हैं। सबसे पहले बच्चों हमें पढ़ना है वेवलेंथ के बारे में, कि वेवलेंथ क्या होती है। वेवलेंथ को बच्चों लैम्बडा से डिनोट करते हैं। होती क्या है वेवलेंथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ, या तो दो एडजेसेंट क्रस्ट के बीच की दूरी या फिर ट्रफ। एडजेसेंट का मतलब वो जो लगातार वाले हैं, देखो ये दो लगातार वाले क्रस्ट है, इनके बीच की दूरी को हम वेवलेंथ बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट क्रस्ट और ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। इसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। और एक और जो इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय लैम्बडा, लैम्बडा से डिनोट करते हैं, ठीक है बच्चों। और वेवलेंथ को मेनली, जो वेवलेंथ है वो मेनली एंगस्ट्रम में मेजर होता है। वेवलेंथ मेजर्ड मेनली इन एंगस्ट्रम, ए नोट, एंगस्ट्रम में मेजर होता है।
और बच्चों मैं तुम्हें बता दूं 1 एंगस्ट्रम में 10 की पावर -10 मीटर होते हैं, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। अच्छा, कई बार वेवलेंथ तुम्हें नैनोमीटर में भी दे देगा। 1 नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की पावर -9 मीटर। ये बातें ध्यान रखनी है, जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो वहां ये चीजें यूज होगी। चलो बच्चों अब आगे सुनो, इसके बाद क्या आता है हमारे पास। वेवलेंथ के बाद जो नेक्स्ट टर्म है बच्चों हमारे पास वो है फ्रीक्वेंसी। कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो अभी अभी मैंने बताया था एक पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी वेव पास हो रही है उसी को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। तो यहां लिख देता हूं बच्चों, द नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू a point in 1 second is known as frequency of wave, is known as frequency of wave। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी। अच्छा बच्चों इसको डिनोट करते हैं न्यू से। इट इज डिनोटेड बाय न्यू, इसको बच्चों न्यू बोलते हैं, NEU, न्यू। ठीक है, अब सुनो आगे, फ्रीक्वेंसी मेजर किस में होते हैं? फ्रीक्वेंसी मेजर्ड इन हर्ट्ज, ये मेनली हर्ट्ज में मेजर होती है। क्या बोलते हैं इसको? हर्ट्ज। हो गया यहां तक की बात। अब सुनो बच्चों नेक्स्ट डेफिनेशन हम पढ़ेंगे एम्पलीट्यूड की। किसी भी वेव का एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड, तो बच्चों एम्पलीट्यूड क्या है? क्रस्ट की हाइट या ट्रफ की डेप्थ ही एम्पलीट्यूड है। तो मैं यहां लिख देता हूं द हाइट ऑफ क्रस्ट और डेप्थ of trough is known as amplitude of wave। ये वेव का एम्पलीट्यूड बोला जाएगा और इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ए से डिनोट करते हैं। ठीक है यहां तक की बात। चलो अब इसको हटा देते हैं हम यहां से, इस वाले को। वैसे मैं बता दूं बच्चों तुम्हें, ये जो जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं मैं। ये बताया था 1864 में क्लार्क मैक्सवेल ने। ठीक है, वेव नेचर की जो डिस्कवरी की थी वो 1864 में क्लार्क मैक्सवेल ने की थी। चलो बच्चों अब आगे पढ़ते हैं, इसके बारे में हमें आगे क्या स्टडी करना है। देखो अभी ध्यान से, नेक्स्ट है हमारे पास वेव नंबर क्या होता है? वेव नंबर, तो बच्चों वेव नंबर के बारे में मैं बता दूं तुम्हें, वेव लेंथ का रेसिप्रोकल बोला जाता है वेव नंबर। यानी कि मैं लिखता हूं यहां पे, ध्यान से समझना, द रेसिप्रोकल ऑफ wavelength is known as wave number, is known as wave number। इसी को हम बोलते हैं वेव नंबर। इसको डिनोट करते हैं हम न्यू बार से, इट इज डिनोटेड बाय न्यू बार, न्यू बार। ठीक है बच्चों, और न्यू बार कैसे निकाला जाएगा? न्यू बार इज इक्वल्स टू 1/λ, क्योंकि ये वेवलेंथ का रेसिप्रोकल है, और अगर वेवलेंथ का रेसिप्रोकल है तो न्यू बार बराबर क्या होगा बच्चों? 1/λ। ठीक है यहां तक की बात। अच्छा एक और है हमारे पास टर्म
जिसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, और टाइम पीरियड को हम बच्चों टी से डिनोट करते हैं, कैपिटल टी से। क्या होता है ये? द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी is known as time period of wave। किसी भी वेव का जो टाइम पीरियड है बच्चों वो कैसे निकाला जाएगा? रेसिप्रोकल कर देना हमें, किसका? फ्रीक्वेंसी का। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि t बराबर 1/ν, या मैं ये भी कह सकता हूं ν बराबर 1/t। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है? चलो बच्चों अब आगे सुनो, आगे हमने एक नोट डालना है। क्लार्क मैक्सवेल ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी बच्चों, क्या कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं जिनका वेव नेचर होता है उनको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती, और उनकी जो स्पीड होती है वो बिल्कुल बराबर होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर। उनको ट्रेवल करने के लिए ना तो किसी मीडियम की जरूरत होती है और स्पीड वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है। देखो मैं लिख देता हूं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन does not require any medium for travel। ठीक है, and their speed is equals to velocity of light। ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है बच्चों c से डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई है? क्लियर है? चलो अब आगे सुनो, इसके बाद हमारे पास क्या है? अब हमें एक रिलेशन ड्राइव करना है, रिलेशन बिटवीन c, लैम्डा एंड न्यू। एक तो c तो है बच्चों वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा है वेवलेंथ और न्यू है फ्रीक्वेंसी। हमें इन सब के बीच में एक रिलेशन ड्राइव करना है। देखना बच्चों कैसे करेंगे हम रिलेशन ड्राइव। सुनो जरा ध्यान से बच्चों, हम जानते हैं c होता है वेलोसिटी, और हम एक बात जानते हैं, वेलोसिटी बराबर होता है हमेशा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब यहां एक वेव की बात हो रही है। अगर वेव की बात हो रही है जो डिस्टेंस है वो तो वेवलेंथ के बराबर होगा। डिस्टेंस तो किसके बराबर हो गया? वेवलेंथ। और टाइम को मैं t से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो देखो बच्चों, वेलोसिटी यानी कि c बराबर डिस्टेंस यानी कि लैम्डा और डिवाइड बाय t। हो गया कि नहीं हो गया? अब सुनो ध्यान से, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लैम्डा इंटू 1/t। इस 1/t की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 1/t की जगह मैं लिख सकता हूं न्यू, क्योंकि न्यू बराबर होता है 1/t। चलो बच्चों, यहां से क्या लिख सकता हूं मैं? c बराबर लैम्डा इंटू न्यू। एक रिलेशन आ गई ये, अरे आ गई कि नहीं आ गई? अब सुनो, एक और रिलेशन आएगी यहां से, वो देखो क्या आएगी। यहां से एक और रिलेशन जो जनरेट हो रही है ना बच्चों, वो देखो क्या है कि न्यू बराबर c बाय लैम्डा। आगे की नहीं आगे? अगर तुम्हें कभी भी फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, न्यू निकालनी हो, तो c को डिवाइड कर देना, किससे? लैम्डा से डिवाइड कर देना। अच्छा बच्चों देखो नेक्स्ट, देखो इसके बाद हमारे पास क्या आता है। न्यू बराबर c बाय लैम्डा है, और हमें पता है 1/λ किसके बराबर होता है? न्यू बार के बराबर होता है। तो न्यू बराबर c इंटू न्यू बार भी लिख सकता हूं मैं। बच्चों एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। तो देखो ये जितने भी फॉर्मूला अभी मैंने ड्राइव किए हैं ना बच्चों, ये सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट है जब हम न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन करेंगे। जब न्यूमेरिकल में हम इनको यूज करेंगे ना बच्चों, तो ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट होंगे हमारे। ठीक है, यहां तक की बात। चलो इसको हटा देता हूं मैं।
देखो बच्चों एक न्यूमेरिकल ले रहा हूं मैं यहां पे, क्या द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन is 400 एंगस्ट्रम। उसकी जो वेवलेंथ है वो बच्चों कितनी है, 400 एंगस्ट्रम है, सॉरी 4000 एंगस्ट्रम है, ठीक है 4000 एंगस्ट्रम। डिटरमाइन फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, हमें उस वेव की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। हमें वेवलेंथ दी हुई है बच्चों, हमें दिया हुआ है लैम्डा, लैम्डा बराबर दिया हुआ है 4000 एंगस्ट्रम, और इसको बच्चों में लिख सकता हूं 4000 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -10 मीटर, क्योंकि एक एंगस्ट्रम में 10 की पावर -10 मीटर होते हैं, मैंने अभी बताया था तुम्हें। अच्छा बच्चों इसको मैं लिख सकता हूं 4 × 10⁻⁻7 मीटर, क्योंकि ये 10 की पावर 3 और उधर 10 की पावर -10, कैंसिल होने के बाद 10 की पावर -7 बच जाएगा। ठीक है यहां तक की बात। अब हमें फॉर्मूला पता है बच्चों, हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी, तो न्यू बराबर c बाय लैम्डा होता है। अब हमें c पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब न्यू बराबर होगा c बाय लैम्डा, c की वैल्यू 3 × 10⁸ और ये आ गया 4 × 10⁻⁷। अगर हमने सोल्व किया तो 3/4 ये ऊपर चला गया तो 10 की पावर 15 और फ्रीक्वेंसी की यूनिट आएगी हर्ट्ज। सोल्व कर लेंगे बच्चों, इसको सोल्व करेंगे तो देखो कितने पे गया, 7 पे गया और फिर 5 पे गया, 10 की पावर 15 हर्ट्ज। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एक 10 आगे ले आऊंगा तो 7.5 × 10 की पावर 15 हर्ट्ज। समझ में आ गई ये बात, क्लियर है? तो देखो ये इस तरह से सोल्व करना है हमें न्यूमेरिकल। एक और न्यूमेरिकल लेता हूं बच्चों में, समझना। determine wavelength frequency and wave number of a wave having time period 2 × 10⁻⁻10 सेकेंड। ठीक है, हमें एक ऐसी वेव की वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर निकालना है जिसका टाइम पीरियड 2 × 10⁻⁻10 सेकेंड दिया हुआ है। चलो बच्चों निकालते हैं। अब सुनो जरा ध्यान से, हमें दिया हुआ है t की वैल्यू, t बराबर 2 × 10⁻⁻10 सेकेंड दिया हुआ है। हमें निकालनी है सबसे पहले उसकी फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी बराबर न्यू बराबर 1/t होता है, 1/t का मतलब ये आ गया 1/2 × 10⁻⁻10। 10⁻⁻10 चला गया ऊपर गया तो ये प्लस का हो गया, और 1/2 का मतलब 0.5 × 10⁻10। बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 5 × 10⁻9 हर्ट्ज आ गया। ये क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी। ठीक है यहां तक की बात। अब आगे हम निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी, अगर आ गई है बच्चों तो हम लैम्डा भी निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूला से, कि न्यू बराबर होता है c बाय लैम्डा, या मैं ये भी कह सकता हूं और लैम्डा बराबर होता है c बाय न्यू। c की वैल्यू 3 × 10⁸ और इसकी वैल्यू 5 × 10⁻9। बच्चों सोल्व हो जाएगा आंसर आज। समझ में आ गई बात। अब हमें लास्ट में क्या निकालना है बच्चों, लास्ट में हमें निकालना है वेव नंबर। वेव नंबर या तो इस फॉर्मूला से निकाल दो, अगर इस फॉर्मूला से ना निकालना चाहो तो जो भी तुम्हारा लैम्डा आया है हमें क्या करना है, न्यू बार बराबर 1/λ लगाना है बस। ठीक है, न्यू बार बराबर 1/λ, या फिर न्यू बार को इस फॉर्मूला से निकाल लो, न्यू बराबर c × न्यू बार, न्यू बाय c। देखो ये न्यू बाय c = न्यू बार हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, इससे आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलो तो बच्चों देखो, इससे
इन चीजों से रिलेट करते हुए तुम्हें इस तरह के न्यूमेरिकल मिलेंगे। तुम्हें कोई भी एक टर्म दे देगा, मान लिया फ्रीक्वेंसी दे देगा, फ्रीक्वेंसी देके तुम्हें सारी चीजें पूछ लेगा, वेवलेंथ पूछ लेगा, वेव नंबर पूछ लेगा, टाइम पीरियड पूछ लेगा, इस तरह से। या तुम्हें वेवलेंथ दे देगा और सारी चीजें पूछेगा। क्लियर है? समझ में आ गई ना बात? चलो बच्चों, देखो बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसको बच्चों हम सोलर स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। सोलर स्पेक्ट्रम। अब ये क्या होता है? देखो, जो लाइट होती है उसमें अलग अलग तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं। यूवी रेडिएशन होते हैं, आईआर रेडिएशन होते हैं, विजिबल रेडिएशन होते हैं, गामा रेज होती है, कॉस्मिक रेज होती है, रेडियो वेव्स होती है, माइक्रोवेव होती है। बच्चों, वो जितने तरह के भी रेडिएशन है, हम उनको एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज कर रहे हैं, उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में। और सबको जो अरेंज कर रहे हैं ना, वो जो पूरा हमारा जो स्पेक्ट्रम बना है बच्चों, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। यानी कि जितने भी रेडिएशन है उनको एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, उनकी या तो फ्रीक्वेंसी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। चलो बच्चों, मैं लिखता हूं डेफिनेशन। द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट electromagnetic radiation in increasing order of their wavelength is known as electromagnetic spectrum। ठीक है ना बच्चों? अब सुनो जरा ध्यान से। अब मैं अलग अलग रेडिएशन ले रहा हूं बच्चों और उनको अरेंज कर रहा हूं उनकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में। देखो, जैसे मैं शुरुआत कर रहा हूं यहां से, देखो सबसे पहले हमारे पास है, सबसे पहला जो रेडिएशन है बच्चों हमारे पास वो है कॉस्मिक रेज। बताऊंगा मैं तुम्हें कॉस्मिक रेज के बारे में। बच्चों, कॉस्मिक रेज की जो वेवलेंथ होती है, वो लगभग 10 की पावर -16 मीटर के रेंज की होती है। ठीक है? अच्छा, अगर इनकी फ्रीक्वेंसी की बात करूं, न्यू की बात करूं, तो देखो हम एक बात जानते हैं, न्यू बराबर होता है c बाय लैम्डा। होता है कि नहीं होता? अब c होता है 3 × 10⁸ और ये लैम्डा आया 10 की पावर -16। ठीक है? 10 की पावर -16 ऊपर चला गया तो प्लस का 16 हो गया, तो ये पावर ऐड होके कितनी हो गई? लगभग 10 की पावर 24। तो बच्चों नियरली 10⁻⁻ ही हम यहां पे ले रहे हैं। ठीक है? तो लैम्डा अगर 10 की पावर -16 है तो न्यू कितना होगा उस टाइम पे? लगभग 10⁻24। सही बात है? यहां तक क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हमारे पास बच्चों आता है नेक्स्ट गामा रेज।
गामा रेज, इनके बारे में तो बताया था मैंने। हेनरी बेक्यूरेल ने जब डिस्कवरी की थी रेडियो एक्टिविटी की, तो अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज आई थी वहां से। तो देखो बच्चों, इसकी वेवलेंथ होती है लगभग 10 टू द पावर -14। अगर वेवलेंथ 10 की पावर -14 है तो ये कितनी हो जाएगी? 10 टू द पावर 22। अब बार बार ना बताना पड़े, बस इसमें ये नीचे वाली 10 की पावर, ये सॉरी 10 की पावर -14 ऊपर चला जाएगा, तो 14 इंटू 8 कितना हो गया? 10 टू द पावर 22। वेवलेंथ में 10 की पावर 8 जोड़ना है, फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। चलो बच्चों, अब आगे देखो, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट था बच्चों एक्सरे। एक्स-रे, ठीक है। एक्सरे की वेवलेंथ लगभग 10 की पावर -10 था, और ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर 18 फ्रीक्वेंसी, ठीक है बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन या यूवी रेज। बच्चों इनकी जो वेवलेंथ है वो 10 की पावर -8। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर 16। इसके बाद जो बच्चों था वो था विजिबल रेडिएशंस, ठीक है। इसके बाद क्या था? विजिबल रेज। इसके बारे में बताऊंगा मैं तुम्हें अलग से। अच्छा, विजिबल रेज के बाद बच्चों आते हैं आईआर रेडिएशन। आईआर रेडिएशन, आईआर रेडिएशन की वेवलेंथ की बात करें तो 10 की पावर -6, और अगर हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की तो 8 जोड़ देंगे, 10 की पावर 14, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आती है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव, माइक्रोवेव की अगर मैं बात करूं वेवलेंथ की तो 10 की पावर -2 मीटर होती है, और अगर फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो 10 की पावर 10 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। लास्ट में आती है रेडियो वेव्स। क्या आती है? रेडियो वेव्स। रेडियो वेव बच्चों दो तरह की होती है, एक एफएम होती है, एक एएम होती है। जो एफएम होती है उसकी वेवलेंथ 10 की पावर 0 होती है, और एएम की 10 की पावर 2 होती है। ऐसे ही अब हम इनकी एफएम और एएम की फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी होगी 10 की पावर 8 और इसकी होगी 10 की पावर 6, ठीक है बात यहां तक। ये मैंने बच्चों अलग अलग रेडिएशन लिखे हैं जो हमने सुने भी होंगे बच्चों। देखो, अगर वैसे मेनली हम क्या मानते हैं, जो सन से जो लाइट आती है ना उसमें यूवी रेडिएशन होते हैं जिनको ओजोन लेयर रोक लेती है अपने अंदर, लेकिन अब होल होने के बाद यूवी रेडिएशन अर्थ के ऊपर आने लग गए हैं जो बड़े हार्मफुल होते हैं, स्किन कैंसर करते हैं मेनली। अच्छा, विजिबल रेडिएशन बच्चों मेनली कलर सेंसिटिव होता है, हमें जो ये कलर अलग अलग नजर आते हैं वो विजिबल रेडिएशन के कारण ही आते हैं। आईआर रेडिएशन टेम्परेचर क्रिएट करता है बच्चों। अभी जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है बच्चों, वो आईआर रेडिएशन के कारण है। और आईआर रेडिएशन सन की लाइट में आते हैं और यहां रुक जाते हैं मेनली ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से वो यहां पे रुक जाते हैं। जितना ज्यादा पोल्यूशन होगा उतने ज्यादा आईआर रेडिएशन अर्थ के ऊपर होंगे और उतना ज्यादा अर्थ का टेम्परेचर होगा। चलो बच्चों, अभी यहां पे बात करते हैं जो विजिबल रेडिएशन है बच्चों, विजिबल रेडिएशन है उसको मैं यहां अलग से समझा रहा हूं तुम्हें। बच्चों विजिबल रेडिएशन में 7 कलर होते हैं, ठीक है। और वो जो 7 कलर होते हैं बच्चों वो कौन कौन से होते हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और विजिबल रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है वो 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच की होती है। 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच की होती है। यहां मैं लिख भी सकता हूं बच्चों, देखो शुरुआत यहां 400 से होती है, यहां पे 430 होता है, यहां पे 450, 490 होता है बच्चों, यहां पे 550 होता है, यहां पे 590, यहां पे 650 और यहां पे 700 nm, ठीक है।
तो ये अलग अलग कलर की अलग अलग वेवलेंथ है, वायलेट, देन इंडिगो, देन ब्लू। अगर मैं कहूं कि ब्लू की वेवलेंथ कितनी होती है तो मैं कहूंगा 450 से 490 के बीच की। ठीक है, रेंज होती है ये नहीं है कि फिक्स होती है, एक रेंज में होती है। जैसे वायलेट की 400 से लेके 430 तक, इंडिगो की 430 से 450 तक। समझ में आ गई ये बात? चलो बच्चों, अब आगे मैं बताता हूं तुम्हें ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इनके सोर्स क्या है, कहां से आते हैं ये रेडिएशन। तो मैं लिखता हूं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सबसे पहले बच्चों कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज का सोर्स क्या है? तो बच्चों कॉस्मिक रेज जो होती है वो आउटर स्पेस में बनती है और अर्थ सरफेस के अंदर ये एंट्री लेती है, क्योंकि इनकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा होती है। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब जो आसानी से किसी के अंदर से भी क्रॉस हो सके। बच्चों यहां पे मैं लिख देता हूं, देखो कॉस्मिक रेज प्रोड्यूस इन आउटर स्पेस एंड एंटर इनटू अर्थ सरफेस ड्यू टू हाई पेनिट्रेटिंग पावर। हाई पेनिट्रेटिंग पावर की वजह से वो अर्थ सरफेस पे एंट्री ले लेते हैं। नंबर 2 गामा रेज। बच्चों ये जो गामा रेज है ये कैसे बनती है इसके बारे में तो मैंने बताया था। गामा रेज किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से बनती है। ठीक है, तो मैं यहां लिख देता हूं प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। बच्चों ये रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के दौरान बनती है और उस दौरान अल्फा रेज भी बनती है, बीटा रेज भी बनती है और गामा रेज भी बनती है। और गामा रेज ऐसी रेज होती है जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होती है। नंबर 3 पे आते हैं बच्चों एक्सरेज। और एक्सरे तो तुमने सुना भी होगा, जब फ्रैक्चर हो जाता है तो एक्सरे करते हैं, उसी में हमें नजर आता है कि वो कहां से बोन्स फ्रैक्चर हुई है, कहां से टूटी है हड्डी। तो एक्सरे का प्रोडक्शन होता कैसे? एक्सरे का प्रोडक्शन बड़ा आसान है बच्चों, देखो कैसे करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन की बॉम्बारमेंट करते हैं एक मेटल के ऊपर, किसके ऊपर? एक मेटल के ऊपर। और मेटल की खास बात होनी चाहिए कि इस मेटल का एटॉमिक मास हाई होना चाहिए, इसका एटॉमिक मास हाई होना चाहिए। तो बच्चों यहां से एक्सरे प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी? एक्सरे। और मेनली मोलिब्डेनम एक एलिमेंट होता है जिसका सिंबल होता है MO। क्या बोलते हैं इसको? मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम को यूज किया जाता है एक्सरे प्रोडक्शन के लिए। अब देखो एक्सरे कैसे बन रही है। जब इलेक्ट्रॉन की बॉम्बारमेंट करते हैं, बारिश करते हैं किसके ऊपर? एक मेटल जिसका एटॉमिक मास हाई है, तो वहां से क्या बनेगा बच्चों? एक्सरे का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, यहां तक की बात। नंबर 4 पे चलते हैं बच्चों। नंबर 4 हमारे पास देखो क्या है, यूवी रेडिएशन। बच्चों यूवी रेडिएशन को प्रोड्यूस करने वाले कौन है? यूवी रेडिएशन मेनली सन, जीनन के बारे में सुना, एक नोबल गैस होती है, और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। ठीक है, ये 3 चीजें यूवी रेडिएशन को प्रोड्यूस करने वाले हैं बच्चों। नंबर 5 है विजिबल रेडिएशन या विजिबल रेज। बच्चों विजिबल रेज सन, स्टार और टंगस्टन फिलामेंट। सुना है ना तुमने? बल्ब के अंदर होता है ना टंगस्टन फिलामेंट, वो भी विजिबल रेज क्रिएट करता है। देखो रात को किसी रूम में बिल्कुल अंधेरा है, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जैसे ही हम बल्ब को जलाते हैं वो जो टंगस्टन फिलामेंट है वो विजिबल रेज क्रिएट करता है, जिसके कारण हमें सब कुछ दिखाई देने लगता है। अच्छा बच्चों, नंबर 6 जो है
वो है IR रेडिएशन। IR रेडिएशन बच्चों, IR रेडिएशन मेनली क्रिएट होते हैं जब हम किसी भी सब्सटेंस को गर्म करते हैं, बहुत ज्यादा हीट करते हैं। जैसे आयरन को मैं गर्म कर रहा हूं, बहुत ज्यादा गर्म करता जा रहा हूं तो धीरे धीरे वो अपने अंदर से IR रेडिएशन छोड़ने लगता है। तो मैं यहां लिख देता हूं प्रोड्यूस फ्रॉम हॉट बॉडीज। ठीक है। अच्छा, नंबर 7 माइक्रोवेव। बच्चों माइक्रोवेव मेनली क्रिएट होती है प्रोड्यूस बाय स्पार्क डिस्चार्ज। ये मेनली स्पार्क डिस्चार्ज से क्रिएट होती है। और बच्चों रेडियो वेव भी ऐसे ही क्रिएट होती है, वो भी स्पार्क डिस्चार्ज से ही क्रिएट होती है। लेकिन यहां पे एक कंडीशन और होती है, ये मेनली स्पार्क गैप डिस्चार्ज से क्रिएट होती है। ठीक है, यहां तक की बात आगे समझ में। तो बच्चों ये था हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इसको अच्छे से कर लेना तुमने। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इस वेव थ्योरी के एक्सेप्शनल क्या क्या थे। ये देखो क्लार्क मैक्सवेल ने बताया था कि जो लाइट का नेचर होता है वो वेव नेचर होता है, लेकिन इस पे कुछ कमियां आई थी जिसके कारण प्लांक्स ने ये कहा था कि लाइट का जो नेचर है वो वेव नेचर नहीं होता, पार्टिकल नेचर होता है। तो इस पे क्या क्या कमियां आई थी वो हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों।